हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण दुबे प्रगति इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। तिहत्तरवां संविधान संशोधन विधेयक। अब यहां से हम लोग एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में एंट्री करेंगे। किस में एंट्री करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन में। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा। जैसे कि मैंने पढ़ाना शुरू किया था तभी मैंने एक बात सबको आपको क्लियर किया था कि जो हमारा टॉपिक है पंचायती राज, ये दोनों जगह काम आता है, इंडियन जीएस में और सीजीजीएस में। आपको सबको याद आ रहा है? मैंने कहा था कि हम इंडियन जीएस के अंतर्गत हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन में अर्थात संविधान में पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे? संविधान में। और मैंने कहा था कि सीजी जब हम जीएस पढ़ेंगे, ठीक है, तो सीजीजीएस के अंतर्गत हम इसे कानून के रूप में पढ़ेंगे और उस कानून का नाम होगा छत्तीसगढ़ पंचायती राज कानून, ठीक है, 1993। लेकिन छत्तीसगढ़ के पास इस कानून को बनाने की शक्ति तब तक नहीं मिल सकती थी जब तक संविधान में इसको बनाने की शक्ति राज्य के विधायिका को या लेजिस्लेचर को नहीं दिया जाता। समझ में आ रहा है बात? फिर से बोल रहा हूं, हम इसको दो जगह बांट के पढ़ेंगे, एक इंडियन जीएस में और एक सीजीजीएस में। इंडियन जीएस में मैंने बताया कि इसको किस में पढ़ेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशन के किस में पढ़ेंगे? तो भाग 9 में। किसे पढ़ेंगे? भाग 9। फिर से बोल रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन किसे पढ़ेंगे? भाग 9 में, ठीक है। भाग 9 में कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करके आपके 15 उप अनुच्छेद सब आर्टिकल्स 243A से लेकर 243O को ऐड किया गया। साथ ही साथ एक अलग से शेड्यूल जोड़ी गई जिसे हम कहते हैं क्या? 11वें नंबर का अनुसूची। तो इन्हीं को हम संविधान के अंतर्गत पढ़ेंगे इंडियन जीएस में, 15 अनुच्छेद को और एक अनुसूची को जिसका नंबर है कौन सा? 11वीं अनुसूची। 243 आपका ए से लेकर ओ तक के एन नंबर का जो आर्टिकल है वो किसी भी राज्य के विधायिका को, फिर से बोल रहा हूं, किसके विधायिका को? राज्य के विधायिका को, अर्थात हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, कानून बनाने की शक्ति नहीं रहती। फिर उस कंडीशन में हर राज्य का विधानमंडल अपने अपने हिसाब से पंचायतों के लिए क्या बनाता? कानून बनाता। उसका मन करता तो 5 साल बनाता, किसी का मन करता तो 6 साल बनाता, किसी का मन करता तो 2 साल के लिए बनाता कार्यकाल को। किसी राज्य में 5 साल पंचायत कार्यकाल, किसी राज्य में 6 साल पंचायत कार्यकाल, किसी राज्य में 2 ही साल पंचायत कार्यकाल, ऐसा होता। आरक्षण की व्यवस्था भी अलग अलग होती, उनमें उपचुनाव की व्यवस्था भी अलग अलग होती, उनके पैसे के प्रावधान भी अलग अलग होते। तो अब 240N के पहले राज्य के विधानमंडल कानून नहीं बना सकते थे, ऐसा नहीं है। 243N के पहले भी राज्य के विधानमंडल कानून बना सकते थे, पर समरूप कानून नहीं बना सकते थे। अब 243N के तहत राज्यों को समरूप कानून की, मतलब एक समान कानून बनाने की शक्ति 243N के तहत क्या हो गई? मिल गई। तो जब तक 243N नहीं आएगा कोई राज्य कैसे कानून बनाएगा? तो सबसे पहले किसको लाना पड़ेगा? 243N को लाना पड़ेगा। और 243N किस में है? हमारे भाग 9 में है। तो सबसे पहले तो इसको लाना पड़ेगा और जब ये आ जाएगा तो ये आएगा, ठीक है। तो आप ये बात तो समझ गए कि हम पंचायती राज के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे। हम दो अलग अलग चीजें पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम लोग क्या? संविधान का भाग 9, और उसके बाद फिर भाग 9 पढ़ लेने के बाद क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ पंचायती राज कानून 1993। ये सीजीजीएस है और ये क्या है? इंडियन जीएस है, ठीक। लेकिन अभी हम लोग, ये तो बहुत दूर की बात है, अभी दिल्ली बहुत दूर है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज कानून को पढ़ना भी क्या है? दिल्ली बहुत दूर है। अभी हमने जितनी क्लासेस पढ़ी हैं अब तक, उस क्लास में हम इसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। किसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं? संविधान की ओर। तो हमने अभी तक ये पढ़ा है जितनी बातों को 2-3-4 दिन में, उसमें हमने बस ये समझा है कि भाई पंचायती राज का कॉन्सेप्ट क्यों आया? तो हमको स्थानीय स्वशासन चाहिए था, इसलिए आया। स्थानीय स्वशासन किस लेवल पर चाहिए था? ग्रामीण लेवल पर चाहिए था, इसलिए आया। स्थानीय स्वशासन क्यों देना था? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से हमें भारत के प्रत्येक आम आदमी को पॉलिटिकल सिस्टम से जोड़ना था और ऊपर लेवल के पावर्स को नीचे लेवल तक फैलाना था। इसलिए हमको स्थानीय स्वशासन की क्या थी? आवश्यकता थी।
अब स्थानीय स्वशासन जब हमको ग्रामीण लेवल पर लाना था, तो ग्रामीण लेवल की स्थानीय स्वशासन को ही हम वन वर्ड में कहते हैं क्या? पंचायती राज। या तो आप उसे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन कहो, रूरल लोकल आपका गवर्नेंस कहो, या उसे आप एक वर्ड में क्या कह दो? पंचायती राज। दोनों का मतलब एक ही होता है, या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन कहो या पंचायती राज। अब सवाल यह आया कि जब पंचायती राज की बात आई तो भाई भारत कोई 26 जनवरी 1950 के बाद बनने वाला देश है ऐसा तो है नहीं। भारत बहुत प्राचीन देश है, भारत बहुत प्राचीन देश है। तो फिर हमने ये देखा कि भारत के आजादी के पूर्व, भारत के आजादी के पूर्व भारत में तो पंचायत थे और उनके संबंध में क्या प्रावधान था। तो हमने पंचायती राज के संबंध में सबसे पहले हिस्टोरिकल उसका बैकग्राउंड देखा, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंतर्गत हमने पाया कि भाई भारत में वैदिक काल से लेकर के भारत के आजादी तक पंचायतों का अलग अलग संदर्भ में प्रयोग हुआ है। कभी उसकी स्वायत्तता ज्यादा थी, कभी उसकी स्वायत्तता नहीं थी। ठीक है, हमने पाया कि प्राचीन काल पूरी तरह से ग्रामीण स्वायत्तता से भरा हुआ है, वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल, चोल काल पूरी तरह से। लेकिन मध्यकाल में हम पाते हैं कि उसकी स्वायत्तता के प्रमाण नहीं मिलते। आधुनिक काल में आते हैं तो फिर से उसके स्वायत्तता के प्रमाण नहीं मिलते गांव के। लेकिन फिर भी कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने आपके लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस को अपनाया, पर वो जिला लेवल पर अपनाया, गांव लेवल पर नहीं अपनाया, जिसमें लॉर्ड रिपन का नाम पढ़ा, लॉर्ड मेयो का नाम पढ़ा, रॉयल कमीशन पढ़ा, 1909 का कानून पढ़ा, 1919 का कानून पढ़ा। मैक्सिमम बस 2 ही 4 चीजें हैं, 1870 लॉर्ड मेयो, उसके बाद 1882 लॉर्ड रिपन, उसके बाद 1907 रॉयल कमीशन, 1909 में थोड़ा बहुत लागू किया, 1919 में पूरी तरह से लागू किया। लेकिन फिर से बोल रहा हूं, ये गांव स्तर का स्थानीय स्वशासन नहीं था, जिला स्तर का स्थानीय स्वशासन था। अंग्रेजों ने ध्यान दिया भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस को, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको ध्यान दिया। ठीक है, उसके बाद फिर फाइनली भारत क्या हो गया? आजाद हो गया। जब भारत आजाद हुआ तो फिर से बात आई पंचायतों को अधिकार दिया जाए, नहीं दिया जाए, कैसे किया जाए। तो भारत की आर्थिक स्थिति आड़े आई, भारत में आम जनता की अजागरूकता, उनकी शिक्षा का निम्न स्तर, उनकी गरीबी, उनका पार्टिसिपेशन न लेना, भारत में नौकरशाहों का प्रभाव होना, अत्यधिक तो तुच्छ लेवल की राजनीति होना, इन सब कारणों से पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कोई बात नहीं किया जा सका। तो हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा, फर्स्ट पॉइंट तो हो गया हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सेकंड पॉइंट में पढ़ा हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड में ये पढ़ा कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बातें पंचायती राज के संबंध में लिखी गई। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड में 2 बातों को पढ़ा। एक हमारा भाग 4 का अनुच्छेद 40। तो भाग 4 अनुच्छेद 40 में राज्यों को सिर्फ निर्देश दे दिया गया कि भाई जब तुम्हारी स्थिति अच्छी हो तुम पंचायती राज के संबंध में क्या बनाना? कानून बनाना। और एक आपका आता है भाग 11 के अंतर्गत, भाग 11 आर्टिकल नंबर 246, भाग 11 के अंतर्गत क्या आता है? आर्टिकल नंबर 246। तो 246 में यह बताया गया है कि पंचायती राज किसके हिस्से का विषय है, केंद्र सरकार का कि राज्य सरकार का। तो आर्टिकल नंबर 246 बताता है कि पंचायती राज पर कानून बनाने की शक्ति किसको है? राज्य विधायिका को है। किसको है? राज्य विधायिका को। तो संविधान में सिर्फ 2 ही बातें मेंशन थी। पहला कि राज्य जब उसको समझ में आएगा, जब उसको आवश्यकता महसूस होगी, तो अनुच्छेद 40 के तहत क्या बनाएगा? पंचायती राज बनाएगा, एक बात लिखा था। और दूसरा बात लिखा था 246 में कि पंचायती राज के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसको होगी? राज्यों को होगी। तो 246 और 40 केवल 2 ही बातें लिखी हुई थी। समझ में आ गया? लेकिन भारत के आजाद हो जाने और संविधान लागू हो जाने के बाद हमारा प्रयास बंद नहीं हुआ, और तीसरे लेवल पर हमने आपको पढ़ाया समितिगत पृष्ठभूमि। क्या पढ़ाया? समितिगत पृष्ठभूमि या कार्यक्रमगत पृष्ठभूमि। और हमने पाया कि समितिगत पृष्ठभूमि में अलग अलग समय पर सरकार ने किसी भी विशेषज्ञ की अध्यक्षता में अलग अलग समिति बनाई। समितियों ने भारत की परिस्थिति को, गांवों की स्थिति को, नौकरशाहीकरण को, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम्स को देखते हुए अपने हिसाब से कुछ कुछ रिकमेंड दिए, जिसको सरकार ने समझा और सरकार ने संशोधन करने के बाद पंचायती राज को लीगली कॉन्स्टिट्यूशन में जगह देने का प्रयास किया। 2 बार प्रयास हुए, एक बार राजीव गांधी के सरकार में, एक बार वीपी सिंह सरकार के टाइम में, पर दोनों बार आपके जो विधेयक थे वो पास नहीं हो पाए। और फाइनली 1992 में जब पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री थे, उस समय पंचायती राज कानून भारत में क्या हुआ? पास हुआ। क्लियर हो रहा है बात? पहली बार राजीव गांधी जी की सरकार आई थी, ठीक है। तो राजीव गांधी जी की सरकार ने क्या किया था? उस विधेयक को पेश किया था,
सिंघवी समिति की सिफारिश पर, आपको सिंघवी याद आ रहा है, तो सिंघवी समिति की सिफारिश पर राजीव गांधी जी ने उस विधेयक को लोकसभा में लाया था। लोकसभा में पास भी हो गया था, पर राज्यसभा ने उसको पास करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें ऐसी बातें हैं पंचायती राज कानून में जिसमें केंद्र के पास शक्ति ज्यादा है, जबकि पंचायती राज के संबंध में शक्ति किसके पास ज्यादा होनी चाहिए, राज्य के पास होनी चाहिए। इस बात को लेकर, चूंकि राज्यसभा याद रखना राज्यों का रिप्रेजेंट है, इसीलिए उसका नाम ही है क्या, राज्यसभा। राज्यसभा में राज्य के विधायकों के द्वारा चुने गए सदस्य आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तो एल.एम. सिंघवी समिति ने सिफारिश की थी। सिंघवी समिति की सिफारिश पर पीएम राजीव गांधी थे उस समय। राजीव गांधी जी ने सिफारिश को विधेयक का रूप दिया। भाई सिफारिश से किसका रूप दिया, विधेयक का। विधेयक सबको समझ में आ चुका है, कल समझाया था। कानून बनाने के लिए कोई भी प्रस्ताव जो संसद में लाया जाता है उस प्रस्ताव को हम कहते हैं क्या, विधेयक। कानून बनाने के लिए संसद में लाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है, विधेयक। किरण बेटा तो एक समझ में आ रहा है ना, पक्का, ठीक। क्योंकि तेरे साथ एक और लड़की थी, दाक्षी, वो तो निकल ली, और कोई एक लड़का आया था, मुझे नहीं पता, और कोई लड़का आया था क्या नया, आज तो खैर बहुत कम लोग दिख रहे हैं, ठीक है। तो जो विधेयक लाया गया था प्रस्ताव, ठीक है, वो संसद से जब पारित होता है बेटा, तब वो बनाता है क्या, कानून, अधिनियम। और जब वह अधिनियम बनता है तब उसको संविधान में जगह मिलता है, वरना उसको जगह नहीं मिलता है। और विधेयक को संसद में पार करने के लिए 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। 3 चरण में, एक चरण होता है लोकसभा, एक चरण होता है राज्यसभा, और एक चरण होता है राष्ट्रपति। और तीनों चरणों में किसी भी चरण पर यदि वह असफल हो जाए पार करने में, तो वह सिर्फ विधेयक बन के ही रह जाता है, कानून कभी नहीं बन पाता। तो राजीव गांधी सरकार ने उन सिफारिशों को विधेयक बनाया, विधेयक बना के लोकसभा में लाया, लोकसभा से पास हो गया, पर राज्यसभा ने उसको पास करने से मना कर दिया। राज्यसभा का आरोप यह था कि भाई इसमें केंद्र को ज्यादा शक्ति दी गई है, जबकि पंचायती राज के मामले में शक्ति किसके पास ज्यादा होनी चाहिए, राज्य के पास। क्योंकि पंचायती राज किसका सब्जेक्ट है, पहले बता दिया, राज्य विधायिका का सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें संघ को ज्यादा पावरफुल बनाया गया है करके पंचायती राज को राज्यसभा ने पास नहीं किया। और पहला प्रयास जो सिंघवी समिति पर किया गया था वो क्या हो गया, असफल हो गया। बाद में राजीव गांधी जी के बाद में एक प्रधानमंत्री हुए, वीपी सिंह सरकार। जो 27% आरक्षण तुमको ओबीसी के मामले में मिलता है, उसके लिए तुम वीपी सिंह को धन्यवाद या थैंक यू बोल सकते हो। 27% जो आरक्षण ओबीसी को दिया गया, वीपी सिंह सरकार ने दिया था केंद्र में। तो बहुत सारी समिति बनी, तो एक आया वीपी सिंह। वीपी सिंह से मैं कहा 27% आरक्षण चला गया, तो वीपी सिंह ने प्रस्ताव लाया, ठीक है, विधेयक बनाकर। क्योंकि उस समय समझ में आ रहा है ना, जनता पार्टी की सरकार का रिपोर्ट था, पर वीपी सिंह की सरकार का भी जो विधेयक था वो पास नहीं हो पाया। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है, वो भी पास नहीं हो पाया क्योंकि लोकसभा क्या हो गई, भंग हो गई। तो लोकसभा से यदि कोई विधेयक पास हो, राज्यसभा में पेंडिंग हो, और लोकसभा यदि भंग हो जाए, तो विधेयक का कोई वैल्यू नहीं रहता, समझेगा। लेकिन राज्यसभा के मामले में नहीं होता। कल वैभव में पूछने आया था, यदि राज्यसभा से पास हो और लोकसभा में पेंडिंग हो और लोकसभा भंग हो जाए, तो विधेयक स्टैंड मोड पे खड़े रहता है। फिर से बोल रहा हूं, राज्यसभा से आया, अब नया बात बता रहा हूं, ऐसी मेरा आदत है, पढ़ाते पढ़ाते जो शब्द आता है मैं उसको क्लियर करते चलता हूं। अगर कोई विधेयक लोकसभा से आया, राज्यसभा गया, लोकसभा डिसॉल्व हो गया, हालांकि उसके लिए डिसॉल्व शब्द नहीं है, डिसॉल्यूशन शब्द है, पर अपन कॉमन टोन में डिसॉल्व कहते हैं। डिसॉल्व हो गया, भंग हो गया, तो विधेयक खत्म। जबकि पास हो गया है फिर भी खत्म। लेकिन उल्टा कह रहा हूं, राज्यसभा से आया, लोकसभा में पेंडिंग है, और लोकसभा फिर भंग हो गया, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब कहोगे सर राज्यसभा भंग होगा, तो राज्यसभा भंग होता नहीं है, राज्यसभा भंग होता नहीं, वो स्थायी सदन है। एक बार 1952 में गठित हुआ है, फिर वो कहीं भंग नहीं होता और ना होगा। यहां तक बात समझ में आया, और ना समाप्त किया जा सकता है, पक्का। तो वीपी सिंह के समय क्या हुआ, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा गया था, लोकसभा क्या हो गई, भंग हो गई, और विधेयक फिर से पास नहीं हो पाया। फाइनली फिर अब जो अगला समिति आया जिसका नाम था गाडगिल, क्या आया, गाडगिल। गाडगिल बोला भैया तुरंत अमेंडमेंट बिल लाओ, याद आ रहा है। तो फिर सरकार ने अब पंचायती राज को संविधान में जगह देने के लिए एक बिल लाया। उस बिल का नाम है आपका 73वां संविधान संशोधन विधेयक। अब जो 73वां संविधान संशोधन विधेयक है वो लोकसभा से भी पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, और राष्ट्रपति ने भी उस पर हस्ताक्षर कर दिया। और जब तीनों के तीनों ने उस पर अनुमति दे दी, तो वो जो 73वां विधेयक था वो क्या बन गया, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। विधेयक लाया गया था 92 में, विधेयक लाया गया था कब, 92 में। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया था 93 में। इसलिए बहुत सारी किताबें उसको क्या बोलती हैं,
92 मैं राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के नाम से क्या बोल देता हूं, 93, पर कंफ्यूज मत होना, 92 भी रहेगा तो ओके है, सही है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा। तो पंचायती राज पर नरसिम्हा राव जी की सरकार ने विधेयक लाया, विधेयक को पास किया लोकसभा राज्यसभा ने, फिर हो गया राष्ट्रपति शंकर दयाल जी के पास, राष्ट्रपति शंकर दयाल जी ने उस पर क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। हस्ताक्षर कर देने के बाद वह विधेयक से क्या बन गया, अधिनियम बन गया। अधिनियम कौन से नंबर का बना, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993। अब बोलेगा कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर के तहत क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हुए, अगर बोलेगा तो हम कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 9, कॉन्स्टिट्यूशन में कुल कितने भाग हैं, 22, कुल कितने भाग हैं, भाग 22, ठीक है भाई। सारे के सारे भाग भरे हुए थे, सारे के सारे भाग, लेकिन 1956 में भाग 7 और भाग 9 दोनों क्या हो गए थे, रिक्त हो गए थे। क्या हो गए थे, रिक्त हो गए थे, खाली पड़े थे। खांचा मतलब समझ लो कि तुमने भाई 22 तो बुक सेल्फ का खांचा बनाया है, उसमें से तुमने 7वें नंबर के बुक को निकाल कर 6वें नंबर में डाल दिया है और 90वें नंबर के बुक को निकाल करके 8वें नंबर में डाल दिया है। तो 7वां नंबर का और 9वां नंबर का बुक सेल्फ क्या रहेगा, खाली रहेगा। अब तुम मार्केट से फिर नया बुक लेकर के आए तो उसको किसी एक बुक सेल्फ में क्या कर दिए, डाल दिए। उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है बात। तो 7वां और 9वां जो हमारा नंबर का भाग था वो रिक्त था आपके कब, 1956 में, जब हम लोग 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में तीसरे स्तर की सरकार लाए। तो समझिएगा भाग 5 में केंद्र सरकार का वर्णन है, भाग 6 में राज्य सरकार का वर्णन है, भाग 6 में किसका वर्णन है, राज्य सरकार का, और भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। ध्यान समझिएगा, भाग 5 में किसका वर्णन है, केंद्र सरकार, भाग 6 में किसका वर्णन है, राज्य सरकार, और भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का। तो जब हम पंचायत और नगरों की सरकार लाएंगे तो उसे 7 में रखना उचित होगा कि 9 में रखना उचित होगा, 9 में। भाई हायरार्की कहती है कि सबसे ऊपर होगा केंद्र, केंद्र के नीचे होगा राज्य, राज्य के नीचे होगा केंद्र शासित प्रदेश, उसके नीचे होगा स्थानीय सरकार। तो हम केंद्र शासित प्रदेश के ऊपर भी एक खांचा खाली था, समझिएगा ना। 7 के ऊपर, सॉरी 8 के ऊपर क्या था, 7, और 8 के नीचे क्या था, 9, पर 8 में केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन था, इसलिए हमने 7 को छोड़कर उसको कहां डाला, 9 में डाला। तो भाग 9 में हमने पंचायती राज को ऐड किया, और पंचायती राज की बातों को समझाने के लिए हमने कुल कितने अनुच्छेद जोड़े, 15 अनुच्छेद, 243A से 243O, वही आपका भाग 9 क्या कहलाया, पंचायती राज, और उसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं, 15 अनुच्छेद। पर सवाल ये था, ध्यान समझिएगा, सवाल ये कि जो भाग भारतीय संविधान में, सॉरी अनुसूची 7 है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है, 12, कुल कितनी अनुसूची है, 12। उसमें जो 7वीं अनुसूची है उसमें विषयों का बंटवारा हुआ है। किसका बंटवारा हुआ है, विषयों का। अब ये विषयों के बंटवारे को बड़े कॉमन भाषा में समझाता हूं, ध्यान समझिएगा। जैसे आपके घर में, गांव में कभी देखा होगा कि भाई बंटवारा होता होगा, गांव में देखा है कभी भाई बंटवारा होते हुए, आपने कभी गांव के पंचों के द्वारा भाइयों के बंटवारा करते हुए देखा है, तुम नहीं देखा कभी। गांव के बड़े बुजुर्ग आते हैं, पंच लोग आते हैं और बंटवारा करते हैं, वो बड़ा गजब तरीके से बंटवारा होता है, इंटरेस्टिंग होता है। गांव का बंटवारा यदि तुम समझोगे, अब तो कानून प्रक्रिया द्वारा होता है, या तो भाई भाई लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में समझ जाते हैं कि भाई ठीक है तेरा है वो मेरा है, ऐसा है। और आजकल या तो संपन्न होते हैं सबके सब भाई, तो उनको फिर प्रॉब्लम ही नहीं होता, दोनों का साथ तक चलते रहता है। बंटवारा का संबंध गरीबी से, एक बात याद रखिएगा, बंटवारा का संबंध किससे है, गरीबी। यदि गरीब है तो भाइयों में बंटवारा होंगे, अमीर है तो भाइयों में बंटवारा नहीं होंगे। अब बंटवारा अमीरों में होता होगा तो फिर वो अलग लेवल का बंटवारा होगा। फिर जैसे कि अब तो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच बंटवारा हो गया, अब तुम बाकी को क्या बोलोगे, और क्या बोलोगे भाई, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों भाई लड़े हैं बंटवारे को लेकर के, ठीक है। तो लंबा प्रक्रिया चला है, तो अब उस लेवल के लोग लड़ सकते हैं, तो फिर तो यहाँ तो गांव के समारोह और खुलबहरा की बात हो रही है, ठीक है। तो आप बात करिएगा, ध्यान समझिएगा। तो 7वें जो अनुसूची है, जैसे अभी लिखा था ना यहाँ पे 11वीं अनुसूची, ऐसे 7वीं अनुसूची है। तो 7वीं अनुसूची में बंटवारा जो है 2 के बीच है, एक कौन है हमारा, केंद्र सरकार, और एक क्या है हमारा, राज्य सरकार। तो उन लोगों ने बांट लिया है कि भाई इस विषय पर कानून मैं बनाऊंगा, इस विषय पर कानून राज्य बनाएगा, और इस विषय पर कानून दोनों बनाएंगे। इसी आधार पर 3 सूची है, क्या क्या, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। क्या क्या बोल रहा हूं,
संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। लेकिन आप मेरी बात को समझिएगा, पंचायत बिचारे को भी तो कानून बनाने के लिए कोई विषय चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? और पंचायत को कानून बनाने के लिए जो विषय देंगे वो कौन देगा? राज्य देगा, केंद्र देगा? राज्य देगा। भाई पंचायत तो राज्य के विषय का मामला है ना, तो पंचायत को राज्य देगा। तो राज्य सूची ने कुल 29 सब्जेक्ट पंचायत को दिए। उन 29 सब्जेक्ट का वर्णन हमने कहां पर किया? 11वीं अनुसूची में। कहां पर किया? 11वीं अनुसूची। याद रहेगा? पक्का? कोई समस्या तो नहीं? तो फिर से बोल रहा हूं, गाडगिल समिति के सिफारिश पर हमने संविधान में संशोधन किया। संविधान में संशोधन करके हमने उसे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से पारित करवाया तो संशोधन क्या कहलाया? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कहलाया। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। मतलब पहले से था भाग 9, पर भाग 9 में क्या जोड़ा गया? पंचायती राज जोड़ा गया। और पंचायती राज की व्याख्या करने के लिए कुल 15 उप अनुच्छेद जोड़े गए। साथ ही साथ पंचायती राज किस विषय पर कानून बनाएगा उसकी व्याख्या करने के लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 11वीं अनुसूची में कितने विषय जोड़े गए? 29 विषय, जिस पर कानून बनाने की शक्ति किसको है? पंचायत को। तो अब हम भाग 9 पढ़ेंगे, और जब भाग 9 खत्म हो जाएगा तो फिर 11वीं अनुसूची पढ़ेंगे। यहां से संविधान में हमारी एंट्री हो गई। क्लियर हो रहा है? पक्का? तो जितने समिति ने सिफारिश दिए उसके आधार पर संविधान में संशोधन हुआ। संविधान में संशोधन होकर क्या हो गया? भाग 9 में पंचायती राज जोड़ दिया गया। पंचायती राज की व्याख्या 15 अनुच्छेदों में है। तो इसी 15 अनुच्छेद में क्या क्या बात है उसको हमको रटना पड़ेगा। अब ये हम लोग इंडियन जीएस पढ़ रहे हैं। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंडियन जीएस। समझ में आ गया? मिटा दूं इसको मैं? ठीक, चलिए देखिए, तो लिखिएगा पहले 73वां संविधान, लिखिएगा ना इसको, संशोधन विधेयक हो गया। जो प्रस्ताव लाया गया उससे पहले क्या बोलेंगे? विधेयक। तो विधेयक में लिखो लोकसभा से पारित। डेट को लिख रहे हैं ना, लोकसभा से पारित, डेट करके लिखो लोकसभा से पारित। चलिए डेट लिखिए, लोकसभा से पारित 22 दिसंबर 1992। लोकसभा से कब पारित हुआ भाई? 22 दिसंबर 1992। हाँ, फिर लिखो राज्यसभा से पारित, राज्यसभा से पारित है 22 दिसंबर 1992। लोकसभा में कब हुआ? 22 दिसंबर 1992। उसके बाद फिर क्या लिखोगे? राज्यसभा से पारित। क्या लिखोगे भाई? राज्यसभा से पारित। तो राज्यसभा से पारित कब हुआ? 23, अगले दिन। तो 22 दिसंबर 92 को लोकसभा से, डेट याद रखना, और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा से पारित। फिर लिखो राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित, मतलब राष्ट्रपति ने कब उस पर साइन किया? राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित। तो लिखो 20 अप्रैल 1993। कब हो गया? 20 अप्रैल 1993। उसके बाद लिखिएगा भारतवर्ष में लागू, भारतवर्ष में लागू। इसे भारतवर्ष में क्या किया गया? लागू किया गया। तो लिखो लागू होने की तिथि कब हुआ लागू? बोलो, किसी को पता है कि नहीं? 24 अप्रैल 1993। लिखो 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 हो गया। 24 अप्रैल 1993 लिख लिया इसको। तो 22 अप्रैल को साइन हुआ, 24 अप्रैल 1993 को लागू। फिर लिखो तत्कालीन पीएम, मतलब प्रेजेंट उस समय पीएम कौन थे? तो पीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। यदि बोले उस समय राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल, हाँ राष्ट्रपति थे शंकर दयाल। हो गया भाई? हो गया ये पूरा बात। अब नीचे लिखेगा, ठीक है? समझ में आ गया? यहां पर लिखो नीचे
राष्ट्रपति से हस्ताक्षर होने के उपरांत, राष्ट्रपति से हस्ताक्षर होने के उपरांत, इसको लिख लो फिर तुम्हारा दिमाग काम करेगा, उपरांत यह 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कहलाया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 कहलाया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 कहलाया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के उपरांत यह क्या कहलाया? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 कहलाया। हो गया, लिखो। इसके तहत भारतीय संविधान में, इसके तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिखना में नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 9 में पंचायती राज विषय पर, भाग 9 में पंचायती राज विषय पर कुल 15 अनुच्छेद, 15 उप अनुच्छेद लिखना, कुल 15 सब आर्टिकल्स, कुल 15 उप अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ जोड़े गए। कुल 15 उप अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ जोड़े गए। हो गया, सबको समझ में आ रहा है? भाग 9 में पंचायती राज पर हो गया, कुल 15 उप अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ जोड़े गए तथा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संबंधित, 11वीं अनुसूची में हो गया, पंचायती राज संबंधित 29 विषय शामिल किए गए, 29 विषय शामिल किए गए। हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, कहानी खत्म। अब हम लोग आते हैं सीधा सीधा भाग 9। सबको समझ में आ गया? इतना ही बस को कहते हैं 73वां संविधान संशोधन। इतने को ही क्या बोलते हैं? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993। अब ये सिर्फ एक तो प्रोसेस था भारतीय संविधान में क्या करने का, ऐड करने का। भारतीय संविधान में क्या हो गया? ऐड हो गया। तो हम सीधा क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान का क्या पढ़ेंगे? भाग 9। भाग 9 का नाम है क्या? पंचायती राज। भाग 9 का नाम है क्या? पंचायती राज। अब समझ में आ रहा है फाउंडेशन क्लास वाले? तो तुम्हारा भाग 2 के बाद सीधा क्या खत्म हो गया? भाग 9। और उसके बाद फिर सीधा क्या पढ़ेंगे हम लोग? भाग 3 वापस आके। ठीक है, आज भाग 9 भी खत्म हो जाएगा आज ही। और कल से पढ़ेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। तो आज इंडियन जीएस पढ़ रहे हैं, कल से क्या पढ़ेंगे? सीजीजीएस। क्लियर हो गया बात? देखिए, तो पंचायती राज सबको पता है, इसका मुख्य आर्टिकल क्या है? 243। और सब आर्टिकल क्या है? 243 ए से 243 ओ। तो हम इसी 243 ए से लेकर 243 ओ को क्या करेंगे? अब डिटेलिंग करेंगे, डिफाइन करेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है? उसी में व्याख्या होगा पंचायती राज का। और इसमें जो बात लिखा होगा बेटा, उसी का पालन करते हुए हर राज्य अपने लिए क्या बनाएगा? पंचायती राज कानून बनाएगा। ठीक है, चलिए। तो पहला 243 फटाफट नोट करते चलते हैं, समझते भी चलेगा। 243 परिभाषाएं, डेफिनेशन। 243 में किसका वर्णन है? परिभाषाओं का। पंचायती राज के परिभाषाओं का वर्णन किसमें बोलेगा? तो 243। क्लियर हो रहा है? आगे देखते हैं। अब सबसे मेन में आते हैं 243 ए। क्या आते हैं? 243 ए। सबसे पहला है ग्राम सभा। अब देखो, आया ग्राम सभा। तो 243 में कौन से टॉपिक का वर्णन है? ग्राम सभा। अब मुझे बताइए ग्राम सभा के बारे में तुम क्या जानते हो? पहले तो मुझे बताओ, ग्राम सभा है क्या, क्या करती है, क्या जानते हो? पहले इतना बात को बेसिक तौर पे बताओ। किसका? गांव का वह प्रत्येक सदस्य जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और मतदाता सूची में नाम अंकित है, उनके समूह को
ग्राम सभा कहा जाएगा। उनके समूह क्या कहा जाएगा? ग्राम सभा। आम भाषा में बताओ, एकदम अपने भाषा में बताओ, ग्राम सभा का क्या काम है? क्या सजेशन देना? ठीक। पंचायत के कार्यों पर नियंत्रण रखना। क्या है? पंचायत के कार्यों पर नियंत्रण रखना। तो कुल मिलाकर के समझो, तुम लोग जितने लोग भी नए हो या पुराने हो सब समझते होगे कि हम जब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, तो सरकार के दो अंग होते हैं। अब सरकार तो कहीं का भी हो सकता है, केंद्र का, राज्य का, तो ध्यान समझिएगा, तीन अंग होते हैं, सॉरी। तो पहले अंग को बोलते हैं लेजिस्लेचर। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर, ये कॉमन बता रहा हूं। दूसरे को बोलते हैं क्या? कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव। और तीसरे को बोलते हैं जुडिशरी या न्यायपालिका। ये तीन तो होता है, ठीक है, केंद्र और राज्य में। जैसे कि पूरे भारत के लिए कानून कौन बनाती है? संसद। तो संसद क्या हो गई? विधायिका। पूरे भारत पर शासन कौन करते हैं? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपका क्या हो गया? कार्यपालिका। और न्याय प्रदान कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। तो न्यायपालिका कौन हो गई? सुप्रीम कोर्ट। सेम राज्य के मामले में आपका कानून कौन बनाता है? विधानमंडल। तो राज्य की विधायिका कौन हो गई? विधानमंडल। और हमारा शासन कौन करता है? सीएम प्लस आपके मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। तो क्या हो गया? कार्यपालिका। और न्याय प्रदान कौन करता है? हाई कोर्ट। तो क्या हो गया? न्यायपालिका। तीन अंग होता है। क्लियर हो गया? तो तुम आपके स्थानीय स्वशासन के मामले में इतने को काट दो, बस ये चीज को, ठीक है। आप समझो कि ग्राम पंचायत के मामले में विधायिका है ग्राम सभा। विधायिका कौन है? ग्राम सभा। और कार्यपालिका है, तुम समझो, ग्राम पंचायत। कौन है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में कौन कौन आते हैं बोलेगा तो सरपंच। कौन आता है? सरपंच। उप सरपंच हो गया, पंच, और सबसे मेन आदमी है सरकारी सचिव। इन चारों को हम कहेंगे ग्राम पंचायत, ठीक है। एक तरह से ये क्या है? कार्यपालिका है, क्योंकि लोग गांव का पूरा काम को इन्हीं लोग करते हैं, ठीक। पर इनको अपने हर कार्य को करने के लिए इनसे क्या चाहिए? अनुमति चाहिए। क्या चाहिए? अनुमति। तो इन पर नियंत्रण करने काम किसका हो गया? ग्राम सभा का। तो ग्राम सभा को छोटी संसद कहते हैं, ग्राम पंचायत की विधायिका कहते हैं। ग्राम सभा में गांव का प्रत्येक व्यक्ति शामिल होता है जो 18 प्लस है और जिसका नाम मतदाता सूची में अंकित है। अगर 18 प्लस है, मतदाता सूची में नाम नहीं है, तो ग्राम सभा का सदस्य वो नहीं बन सकता। क्लियर हो गया बात? समझ में आ गया? तो ग्राम पंचायत के कार्यों पर निगरानी रखने वाली विधायी इकाई को हम कहते हैं क्या? ग्राम सभा। और इस ग्राम सभा का वर्णन करता है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 243A। तो आर्टिकल नंबर मैं समझा रहा हूं इसको, अब समझ लीजिए, ठीक है। पीडीएफ पे भी डालवे करूंगा मैं उस पैराग्राफ को इसके पहले वाले को इसलिए लिखवाया ताकि उसको लिखे बिना आपको दिमाग काम नहीं करता कहां से कहां पहुंच गए। क्योंकि आज पूरी क्लास को 4 दिन जो पढ़ाया था उसको शॉर्ट तरीके से ही सही, पर मैं शुरुआत के 15 मिनट में पूरा क्या किया हूं? रिपीट किया हूं, ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आए कि हम कहां से शुरू किए थे और कहां तक गए हैं, ठीक है। क्योंकि यहां से बात अगला दिन जब पढ़ेंगे कल, तो एकदम डिफरेंट चीज पढ़ेंगे। आज संविधान पढ़ रहे हैं, कल इसी संविधान के शक्ति का प्रयोग करके छत्तीसगढ़ अपना कानून बना लेगा और फिर हम वहां से छत्तीसगढ़ का कानून पढ़ना शुरू कर देंगे और संविधान का रास्ता क्या हो जाएगा? साफ। समझ में आ रहा है? तो 243 में आपका ए में ग्राम सभा का वर्णन है, पर पहले मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। प्रत्येक पंचायत के कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए प्रत्येक पंचायत में क्या होगा? ग्राम सभा होगा। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर होगा। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर होगा, यह जनपद या जिला स्तर पर नहीं होगा। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर होगा। ग्राम सभा में ग्राम पंचायत का वही व्यक्ति शामिल होगा जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है और मतदाता सूची में नाम अंकित है। यहां तक बात समझ में आ गया? ग्राम सभा के साल भर में कुल 6 बैठकें होनी है। ग्राम सभा की साल भर में कुल 6 अनिवार्य बैठकें होनी है। उसमें 4 बैठक का डेट फिक्स है और 2 बैठक का डेट फिक्स नहीं है। वो 2 बैठक को कौन डिसाइड करेगा? आपका कलेक्टर डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? कलेक्टर। तो समझ लो पहली बात को, तो मेन पॉइंट को समझ लो। यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा तो कीवर्ड में लिखें, चलेगा? समझ जाओगे? कीवर्ड में लिखे, कीवर्ड में लिखिए सबसे पहले छोटी संसद या विधायिका। मैं कीवर्ड में लिखवा रहा हूं, ठीक है।
छोटी संसद या लिखेंगे क्या, विधायिका, हो गया। छोटी संसद या क्या लिखे, विधायिका। फिर लिखो लोकतंत्र की बुनियादी इकाई, लोकतंत्र की बुनियादी इकाई मतलब बेसिक यूनिट ऑफ डेमोक्रेसी, बेसिक यूनिट ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की बुनियादी इकाई। फिर लिखो ग्राम सभा के गठन की घोषणा राज्यपाल, मतलब कौन डिक्लेयर करेगा ग्राम सभा के गठन की, राज्यपाल। प्रश्न आएगा कि ग्राम सभा गठन कौन करता है, तो कौन करता है, राज्यपाल। लिख लेना गठन की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट कौन करेगा, राज्यपाल। ठीक है, मैंने क्या बोला कि लोकतंत्र की क्या है, बुनियादी इकाई है। डेमोक्रेसी की क्या है रे भाई, बुनियादी इकाई है। मैंने बोला कि छोटी संसद है पहला। दूसरा क्या बोला मैंने, लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है। फिर क्या बोला मैंने, गठन की घोषणा कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। यहां तक समझ में आ गया, पक्का। फिर लिखो पंचायत के कार्यों पर नियंत्रण, ग्राम सभा क्या करेगा, पंचायत के कार्यों पर नियंत्रण। जितने गांव उतनी ग्राम सभाएं, किसी पंचायत में जितनी गांव उतनी ग्राम सभाएं। पहले लिखिए फिर समझाता हूं। किसी पंचायत में जितने गांव उतनी ग्राम सभाएं, जितने गांव उतनी ग्राम सभाएं। समझ में आ रहा है बात। अब ध्यान सुनो, कल या परसों मैं समझाया था, मुझे नहीं याद आ रहा है। मैंने कहा कि किसी भी ग्राम पंचायत, तीन चीज का अंतर बताया था मैं आपको, ग्राम, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा। ऐसे मैं महसूस करता हूं कि जब मैं समझाता हूं तो बहुत सारे लोग काना पीनी पाना पीना ये वो सुसु मुसु सब में दिमाग रहता है। हाँ, 1 घंटे के लिए आप हर चीजों को होल्ड कर सकते हो। हमारी क्लासेस कोई भी 1 घंटे सवा घंटा ज्यादा की नहीं है, चाहे वो पानी प्यास हो, चाहे वो आपका वॉशरूम हो, बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इतना शक्ति भगवान ने आप सबको दिया है, समझ में आ रहा है। और स्पेशली फीमेल्स, फीमेल्स के पास ये होल्डिंग कैपेसिटी हम मेल्स की तुलना में ज्यादा होती है। आपको शायद पता है कि नहीं, आप साइंटिफिकली पढ़ लीजिएगा। ये पावर भगवान देता है और बहुत अच्छा। हालांकि कोई अच्छी बात नहीं है, आपके किडनीज और बाकी सब चीज क्या होते हैं, खराब होते हैं। पर 1 घंटा आसान है भाई, आपको पता हो तब तो और आसान है कि भाई मुझे 5 बजे क्लास में जाना है, तब आसानी से आप पहले ही पानी पी लीजिए, वॉशरूम चले जाइए। लेकिन प्लीज कॉन्सेंट्रेट होकर समझिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप 1 नंबर से फेल नहीं हुए हो, इसलिए ना तुम लोग को समझ में नहीं आता। ईश्वर करे कभी तुम लोग खूब तैयारी करो और 1 नंबर से तुमको फेल कराए। मजाक नहीं कर रहा हूं, उसका तुम्हारे 2 नहीं तुम्हारे 4 कान हो जाएंगे, 2 नहीं तुम्हारे 6 आंख हो जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, ईश्वर करे कि तुमको बहुत तैयारी के बाद 1 नंबर से फेल कराए। ज्यादा से नहीं कह रहा हूं मैं, 1 नंबर से। ज्यादा से फेल हो गए तो दिमाग काम नहीं करता है। मतलब ऐसा हो कि कट ऑफ गया 192 और तुम्हारा नंबर हो 191, ऐसा वाला। आप समझ में आ रहा है बात ना। तब तुमको समझ में आएगा कि क्या दर्द होता है। तब तुम खोजोगे कि 1 नंबर का कहां चूक हुई, और तब पता चले कि गुरु जी इसको पढ़ा रहा था और मुझे ये आई थी, तो फिर कई साल तक नहीं जाओगे, इस बात की गारंटी है। समझ में आ रहा बात। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप जितना भी जो चीज करना है बीच में करें, पहले करें, पर क्लास के दौरान अलर्ट होकर सुने। मैंने तीनों पे अंतर किया था, आपको याद आ रहा है। ग्राम मैंने कहा था कोई पारा मोहल्ला टोला है। दूसरा मैंने कहा था कि गांव को जब प्रशासनिक पावर दे दी जाए तो क्या है, ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत पर कंट्रोल करने के लिए जो जनता का समूह है वो क्या है, ग्राम सभा। यहां तक बातें सबको याद आ गया। इसी दिन मैं बताया था कि ग्राम पंचायत तभी बनाया जाएगा, प्रशासनिक पावर तभी दिया जाएगा जब मिनिमम उसके पास 1000 की पॉपुलेशन हो। यदि अकेले गांव को मिलाकर 1000 पॉपुलेशन आता है तो अकेले गांव को ही ग्राम पंचायत बनाया जा सकता है। मतलब गांव ए, ग्राम पंचायत ए। ग्राम भी क्या होगा, ए, और ग्राम पंचायत भी होगा क्या, ए। पर हुआ पता चला कि ए गांव की जनसंख्या मात्र 400 है। उसके बाजू में आधा किलोमीटर दूर एक और गांव है बी, जिसकी जनसंख्या मात्र 300 है। और फिर थोड़ा एक आगे गए जिसकी गांव की जनसंख्या कितनी है, मान लेते हैं 250 है। कितनी है,
250। अब तुम देख रहे हो कि ये 1000 नहीं जा रहा है, 1000 कहां जा रहा है, ये मात्र कितना जा रहा है 950। पर ये 950 को मिलाकर ग्राम पंचायत बनाया जा सकता है। या मान लो 1100 हो जाता, मान लेते हैं कि इसका 500 आपका जनसंख्या था, तो 5 3 कितना हो गया 8, और ये मान लेते हैं इसको कितना जनसंख्या है 350, तो कितना हो गया 1150, तो भी बनाया जा सकता है ग्राम पंचायत। क्लियर हो रहा है? ऐसा नहीं है 1000 आपका मानक है, पर एकदम टिप्पी टिप्पा वाला बात नहीं है कि 1000 जनसंख्या, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि फिक्स 1000 होगा, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा चलेगा। तो आपका जनरली 1000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत बनाया जाएगा, तो आपको ए बी सी तीनों को मिलाकर ग्राम पंचायत। ओए शैली इधर देख, फिर तेरे को भी समझाया मैं, फिर भी तू नहीं समझी, तो मेरे से पूछना, काका से तू काकी से काहे पूछ रही है, इतना बड़ा आदमी खड़ा हूं सामने में। चलो इधर बढ़े आगे, बता क्या डाउट है, तेरा डाउट पहले क्लियर करूं। तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही गांव रहेगा, हाँ कोई समस्या नहीं, वहां वार्ड की संख्या 15 रहेगी, ऐसा कोई समस्या नहीं है। मिनिमम की डिसाइड किया गया है, मैक्सिमम का डिसाइड नहीं किया गया है। 1000 पर पंचायत बनाया जाएगा मिनिमम, मैक्सिमम नहीं बताया गया। मैक्सिमम 1500 हो, 2000 हो, 2500 हो, 3000 हो, 4000 हो, 5000 के पार नहीं जाना चाहिए। अब 5000 के पार भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 5000 के पार गया तो उसको नगर पंचायत बनाने के लिए शक्ति प्राप्त हो जाती है, फिर वो ग्राम पंचायत में नहीं रहता, फिर वो क्या मांग करता है कि नगर पंचायत बनाओ। लेकिन नगर पंचायत बनाने के लिए केवल जनसंख्या जिम्मेदार नहीं है कि सिर्फ तेरे पास 5000 जनसंख्या तेरे को नगर पंचायत बना दे, ऐसा नहीं है। नगर पंचायत बनाने के लिए 5000 जनसंख्या होने के साथ संक्रमित एरिया होना चाहिए, ट्रांजैक्शन एरिया होना चाहिए। ट्रांजैक्शन क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन गलत बोलते हैं, नहीं नहीं यार, संक्रमण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अरे यार संक्रमण तत्व बोलते हो केमिस्ट्री में, एफ ब्लॉक के तत्व। ले भाई रहने दे, छोड़ो, मैं गलत लोगों से पूछ पा रहा हूं, गलती हो गया, क्षमा चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात को। तो अब मैं उसको बोल के समझाता हूं। ऐसा एरिया जो गांव भी नहीं रहा है, शहर भी नहीं हो पाया है, पर शहर बनने की ओर अग्रसर है। अब समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, जो ट्रांजेक्शन बोल रहा था मैं, ठीक है, आप समझ में आ रहा है बात। जैसे कि बंधुआ पारा, अब अलग बात है नगर निगम में ले लिया अपन इसको, बंधुआ पारा समझ पा रहे हो, ये गांव भी नहीं है शहर भी नहीं है, गांव से ऊपर है और शहर से नीचे है, लेकिन ये नगर निगम से जुड़ा हुआ था, तो नगर निगम इसको नगर पंचायत क्यों रहने देगा, और अपने नगर निगम एरिया में ले लिया। जैसे कि तुम्हारा तिफरा, उसको क्यों रहने देगा वो नगर पंचायत अलग। लेकिन ऐसा कोई नगर निगम से दूर इलाका है तखतपुर, अब तखतपुर को क्या बोलोगे, गांव कि शहर? काहे को शहर है, और पूरी तरह शहर नहीं बना है, बन रहा है, तो उसे अपन बोलेंगे क्या, नगर पंचायत। उससे थोड़ा ज्यादा लेवल है जनसंख्या में तो बनेगा क्या, नगर पालिका, और पूरी तरह शहरीकरण में आ जाए तो बनता है नगर निगम। तो ये इस तरह से जनसंख्या में होता है फर्क। क्लियर हो गया? तो पर जनसंख्या कोई लिमिटेशंस नहीं है। पक्का? क्या समझा था, भूल गया मैं, समझा क्या था? हाँ, जितनी गांव उतनी सभाएं। तो जैसे ये 3 गांव है ए बी और सी, तो तीनों गांव मिलकर पंचायत बनेगा एक ठो, ग्राम पंचायत बनेगा एक ठो। उस पंचायत का नाम चूंकि जिसकी सबसे जनसंख्या उसके आधार पर रखी जाएगी, तो हम इसे कहेंगे ग्राम पंचायत ए। लेकिन ये आपका ग्राम सभा रहेगा 3 ठो, ए ग्राम सभा, बी ग्राम सभा, सी ग्राम सभा। तो एक ग्राम पंचायत के भीतर में जितनी गांवें आएंगी उतनी ग्राम सभाएं होंगी, अलग अलग गांव के लिए अलग अलग ग्राम सभा, लेकिन अलग अलग गांव के लिए अलग अलग ग्राम पंचायत नहीं होगी। ग्राम पंचायत एक ही हो सकता है जिसको प्रशासनिक शक्ति दिया जाएगा। तो मैं यहां पे समझाया तो समझ में आ गया? पक्का? ऐसा भी हो सकता है कि प्रशासनिक शक्ति हम सी को दे देते तो सी ग्राम पंचायत कहलाता, लेकिन नियमतः जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है उसी को ग्राम पंचायत का प्रशासनिक शक्ति दिया जाता है। इसे मुख्य गांव कहेंगे और इन दोनों को उसके आश्रित गांव कहेंगे। क्या कहेंगे? आश्रित गांव। और ग्राम पंचायत इन लोग बी और सी वालों से पूछा जाएगा, गांव का नाम तो बी, ग्राम पंचायत का नाम तो ए। ग्राम पंचायत बी नहीं लिख सकते उन लोग,
गांव का नाम बी, ग्राम पंचायत का नाम ए, ऐसा लिखाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो एक ग्राम पंचायत में जितनी गांवें होंगी उतनी क्या होगी? ग्राम सभाएं। दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक, आगे लिखिए। अब ग्राम सभा की बैठकें हैं। अब फाइनल आते हैं। ऐसे पॉपुलेशन का नंबर, हाँ हाँ 200, नहीं समझा मैं। हाउ? ठीक ठीक। और 200 लोगों में 50 लोग मान लो अपना नाम नहीं जुड़वाए मतदाता सूची में, तो बस बात खत्म। कोई संख्या नहीं है, हाँ कोई फिक्स नहीं है। जितने लोग का नाम मतदाता सूची में होगा, और भाई मतदाता सूची में ऐड तब तक नहीं हो सकता। हाँ, उस गांव में जितने लोग का नाम मतदाता सूची में अंकित है वही ग्राम सभा है। अब ज्यादा तो हो नहीं सकता। ऐसा कैसे थोड़ी होगा कि गांव कहेगा मेरी जनसंख्या 250 है और मतदाता सूची में नाम 500 है। ऐसा होगा तो तहसीलदार सस्पेंड नहीं हो जाएगा? सबसे पहले पटवारी नपेगा, फिर नपेगा आरआई, फिर नपेगा तहसीलदार, उसके बाद एसडीएम। ये 4 लोग घर में जाके फिर चूल्हा चौका बनाएंगे। मतदाता सूची का पुनरीक्षण चालू हो गया है चुनाव के आने से पहले, अभी टेंडर्स जारी हो गए हैं। तो आप समझो कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लियर हो रहा है? वो हो ही नहीं सकता कि भाई जितनी जनसंख्या उससे ज्यादा क्या हो, मतदाता सूची में नाम अंकित हो। कुछ कुछ बातों को मैं तुमको प्रैक्टिकली बताऊंगा जब पंचायती राज पढ़ाऊंगा तो, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा तो मैं ऑनलाइन क्लासेस के रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दूंगा। ग्राम सभा की बात समझिएगा। बैठक कितनी होती है? 6। यदि ग्राम सभा कहे तो उसकी बैठक कितनी होती है? 6। और 6 के 6 आपके कंपलसरी बैठक है। 6 के 6 कैसे बैठक है? कंपलसरी। कंपलसरी मतलब समझते हो ना, अनिवार्य है। ठीक, अब इसके डेट लिखिएगा, सबके डेट लिखिए। पहला बैठक का डेट लिखिए फटाफट, 23 जनवरी। दूसरा 14 अप्रैल, फटाफट 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर। 4 फिक्स डेट वाले हो गए। क्या क्या बोला मैं? 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर। अब देखो सबको अपने अपने डेट से याद कर लेना। 23 जनवरी मेरे ख्याल सुभाष चंद्र बोस का है, 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर का है, 20 अगस्त पीसी महालनोबिस का है, और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का है। 4 तो आपका डेट ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद लिखो जून और नवंबर महीने में। क्या लिखोगे? जून और नवंबर। देखिए क्या क्या बोला मैं पहले? 23 जनवरी, दूसरा 14 अप्रैल, फिर उसके बाद 20 अगस्त, उसके बाद 2 अक्टूबर। हो गया? क्लियर हो गया? उसके बाद आ गया 2 ठो, क्या? जून और नवंबर। तो जून और नवंबर का डेट फिक्स नहीं है। यहां पर बाजू में लिख दो कलेक्टर द्वारा तिथि निर्धारित। कलेक्टर द्वारा डेट फिक्स किया जाएगा। तो इसका जो डेट फिक्स होगा वो कौन करेगा? कलेक्टर। कि किस डेट को आपका ग्राम सभा का बैठक होगा, कौन से महीने का? जून और नवंबर का। याद रहेगा? तो कलेक्टर द्वारा तिथि निर्धारित की जाएगी किसका? जून और नवंबर का। और 4 जो होंगे वो क्या होंगे? फिक्स डेट पर। कौन कौन से? 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर। खत्म कहानी। अब आ जाते हैं 243 बी। 243 बी, यहां पर लिखो पंचायतों का गठन। क्या लिखोगे? पंचायतों का गठन। फिर से बोल रहा हूं, पंचायत शब्द यूज करेगा तो उसमें तीनों आते हैं। 3 मतलब कौन कौन से? जिला, जनपद और गांव। पंचायत कहेंगे तीनों आएगा। क्या क्या? जिला, जनपद, गांव। और जब तक ग्राम पंचायत नहीं कहेगा, ग्राम पंचायत अपने मन से अर्थ मत लेना, ठीक है? अब यहां पर बोलता है कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या, ठीक है भाई, 20 लाख प्लस है, समझना ध्यान से, यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख प्लस है तो वहां पर 3 लेयर्स पंचायत होंगे। वहां पर कितने होंगे? 3 लेयर्स पंचायत। और किसी राज्य में यदि 20 लाख जनसंख्या से क्या है? कम है, तो वहां पर 2 लेयर्स पंचायत होंगे। समझे कि नहीं समझे? अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से ज्यादा है तो वहां ग्राम, जनपद, जिला तीनों होगा। और अगर कहीं पर 20 लाख से कम जनसंख्या है राज्य का तो 2 लेयर होगा, जिला और गांव, जनपद नहीं होगा बीच में। समझ में आया कि नहीं आया? बस लिख लीजिए। ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 243 बी।
हो गया। अगला अब जो मेरा एक बात आपसे पूछ लेता हूं, फिर मैं पढ़ाऊंगा। देखो, जितनी बातें मैं आपको अभी आर्टिकल्स में डील करूंगा, यही बातें फिर से एक बार आएंगी जब मैं छत्तीसगढ़ का कानून पढ़ाऊंगा तो। क्योंकि कोई भी राज्य कानून बनाए, इनके बाहर जाकर तो कानून बना नहीं सकता। तो अगला जो आर्टिकल है उसका नाम है 243C, सी फॉर संरचना। अच्छा, कोड बना लेना ना, बी फॉर बनाना, सी फॉर संरचना, ऐसे चलेगा। डी फॉर दलित, दलित मतलब आरक्षण, ऐसा चलेगा। जी मतलब पाले जी, पाले जी मतलब शक्ति, ऐसे ही चलेगा। आपको कोड बना बना के रटना पड़ेगा। आई फॉर इनकम, इनकम मतलब वित्त विभाग, समझ में आ रहा है ना। एम फॉर, एम मतलब मनाही, मनाही मतलब लागू नहीं होना, समझ में आ रहा है ना। एल फॉर लागू, लागू मतलब लागू होना। ऐसा कोड बना बना के रटना पड़ेगा, ही तो नहीं याद होता, ये पूरा आर्टिकल रटना पड़ता है। ठीक है भाई, चलो तो आगे मेरी बात को अब ध्यान सुनना। सी मतलब संरचना। अब संरचना का मतलब क्या है सुनो। तो पहले मुझे तुम ये बताओ कि जो जटिलताएं हैं उसको यही समझाते चलूं कि केवल हेडिंग बस को समझा के आगे बढ़ूं। ये, हाँ तो समझाते चलो तो फिर आज क्लास को रोकूंगा मैं, क्योंकि मैं इसको 5 मिनट में तो नहीं समझा सकता, इसको संरचना को। क्योंकि संरचना मेरे को तीनों संरचना पढ़ाना पड़ेगा, ग्राम का, जनपद का और जिला का। और मैं यदि बोल भी दूंगा, जिस संरचना का बस मैं ग्राम पंचायत समझाता हूं तो समझ जाओगे, जनपद जिला समझाने में मेरे को टाइम लगेगा। संरचना का मतलब होता है कि जब ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की बैठकें होंगी या उनके कार्यवाहियां लिखी जाएंगी, मीटिंग मिनट्स लिखी जाएंगी, तो उन मीटिंग मिनट्स में किस किस व्यक्ति को बैठने का अधिकार होगा, वो सारे व्यक्ति उसकी संरचना या कंपोजिशन में शामिल होते हैं। संरचना समझ में आ गया। संरचना मतलब कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ पंचायत का मतलब पंचायत के मीटिंग्स जब चलेंगे, पंचायत के जब मीटिंग मिनट्स लिखे जाएंगे, कार्यवाहियां लिखी जाएंगी, तो उस कार्यवाहियों को होने के दौरान उस सभा कक्ष के भीतर जिसको जिसको आने का अधिकार होगा उसको हम लोग उसकी संरचना में क्या करेंगे, शामिल करेंगे। मैं ग्राम पंचायत के मामले में बोलता हूं, छोटा है समझ जाओगे। पंचायत की बैठक की संरचना, पंचायत की संरचना बोलूंगा, ग्राम पंचायत, सरपंच, उप सरपंच, पंच, सचिव, खत्म कहानी, समझ में आया। लेकिन जनपद पंचायत बोलता हूं, अध्यक्ष, सरपंच कौन हो गया, अध्यक्ष, उप सरपंच, उपाध्यक्ष, पंच की जगह यहां क्या हो गया, सदस्य, और जनपद पंचायत का सीईओ। जनपद पंचायत का सीईओ, जैसे वहां सचिव होता है वैसे यहां कौन होता है, सीईओ। सीईओ पीएससी की परीक्षा को पास करके बनता है। एक बार सीईओ बनो, 2 पीढ़ी खुश। आगे बात को समझो, 2 नहीं कभी 5 पीढ़ी खुश।